हाय एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आप सभी ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जिसका मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आपको लाइव सेक्शन में जाना है चैनल के एंड यू विल गेट दैट वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं ये सेकेंड चैप्टर का। सबसे पहले आप लोग अपने स्पीड को 1.5x की स्पीड पे लगा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए बिकॉज आपको टेक्स्ट बुक से ही सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो कर ही लेने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो तो कोई भी बाहर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। आप सभी को एग्जाम में सारे के सारे एक्सरसाइज यानी टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसी में से पढ़ना है। ओके, सो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स, यहां पर आप देख पा रहे हो ये दो लाइन जो है डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब आप सभी को ये कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे कि तेरा नाक पापा जैसा है, तेरे बाल मम्मी जैसे है, तेरा लिप्स मम्मी जैसा है। तो ये सब कहां से आ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑब्वियसली फ्रॉम द पेरेंट्स। सो पेरेंट्स से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, आपके जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस बेसिक साइंस ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में ऑब्वियसली हम लोग जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सब ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, दो तरीके के ट्रेट्स आते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट मतलब जो खुद को एक्सप्रेस करे। दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे हेयर लाइन हो गया, नोज लिप्स हो गया, अटैचमेंट ऑफ ईयरलोब हो गया। तो आप सभी का ईयरलोब दो हिस्सों में मतलब दो तरीके के होते हैं, किसी का अटैच्ड ईयरलोब होता है, किसी का फ्री ईयरलोब होता है। तो फ्री ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब, these are dominant and recessive traits. Similarly, there are हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के कर्ली बाल होते हैं, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं। तो इसमें भी डोमिनेंट एंड रेसेसिव ये दो तरीके के होते हैं। डोमिनेंट इज स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर इज रेसेसिव। तो हमेशा याद रखना है कोई भी जीन में दो तरीके के अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अगर उसके अंदर डोमिनेंट है तो वो ही एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। पर अगर डोमिनेंट नहीं है तो सिर्फ रेसेसिव एक्सप्रेस खुद को करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव। नेक्स्ट इज व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का डेफिनेशन कर लेना, बहुत इजी सा डेफिनेशन है, एक लाइन का डेफिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर डेफिनेशन आएगा व्हाट इज हेरिडिटी। फिर हेरिडिटी के बाद में डीएनए के बारे में आपको पढ़ना है। ये रहा डीएनए, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का डायग्राम आप मार्क कर लीजिए बिकॉज क्रोमोसोम्स के लेबलिंग क्वेश्चंस आएंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे। तो एक बेसिक डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स होते हैं, एक पी आर्म होता है और एक क्यू आर्म होता है। ये ऊपर वाले हिस्से को पी आर्म बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को क्यू आर्म बोलते हैं। अब आप लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि दिस इज डीएनए। अब क्रोमोसोम के अंदर मैम डीएनए कहां से आ गया? मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ क्रोमोसोम और डीएनए में। अब डीएनए कोई अलग चीज नहीं है, डीएनए एंड क्रोमोसोम इज वन एंड द सेम, बट यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझे कि आपके पास ये है ईयरफोन्स है, ईयरफोन्स, वायर्ड ईयरफोन्स की मैं बात कर रही हूँ, कितने लंबे एकदम होते हैं ना। तो उसको अगर मुझे एक छोटे से पर्स में डालना है, इतना सा पर्स है मेरे पास, तो मैं डाल पाऊंगी? नहीं। अगर एज इट इज डालूंगी तो नहीं डाल पाऊंगी, पर उसको मैं थोड़ा सा वाइंड कर लूं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लूं, तो वो आसानी से छोटे से पर्स में आ सकता है। सिमिलरली डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग मॉलिक्यूल है। आपका सेल जो आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाते हो, इतना छोटा सेल जो माइक्रोस्कोप लगता है देखने के लिए, उसके अंदर आप इमेजिन करो कितना छोटा न्यूक्लियस होगा। इतने छोटे न्यूक्लियस में आप 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल फिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एंड दैट वेयर कम्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आर द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें प्रॉपर्टी सेम होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पर क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन में अगर आपको एक एमसीक्यू आ गया कि ह्यूमन हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, तो क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप लोग का ये होमवर्क क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स।
टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब जो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो इसमें लेबलिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फिर सेंट्रोमियर इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर मतलब क्या, यहाँ पर आप मिडिल में देख पा रहे हो, दिस इज नथिंग बट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, अब ये जो हिस्सा है, ये वाला आधा हिस्सा और ये वाला आधा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। सो क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। डायग्राम बनाते हैं, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो इस तरीके से दिखेगा, देखो क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेगा। दिस इज मेड अप ऑफ, इफ यू सी क्लोजली, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, एंड ये दोनों क्रोमैटिड को कौन जोड़ के रखा है बीच में, ये सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर इज द मेन बाइंडिंग पॉइंट जो कि क्रोमोसोम बनाता है। इसमें 2 आर्म्स रहते हैं, एक पी आर्म होता है और एक क्यू आर्म होता है। गॉट इट। एंड अगर आप क्रोमोसोम को और खोलेंगे तो फिर वो बन जाएगा डीएनए। So this is the basic difference of DNA structure of chromosomes. Moving on to types of chromosomes. Types of chromosomes में 2 मार्क का सवाल आता है। Types of chromosomes मतलब क्या? If you're asked state the types of chromosomes, तो 4 तरीके के chromosomes है, and ये 4 तरीके के chromosomes on the basis of position of centromere हुआ है। ठीक है, अगर मैंने एकदम मिडल में डाल दिया सेंट्रोमियर तो ये हो जाएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर मैंने थोड़ा सा और नीचे डाल दिया दैट विल बी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर मैंने और नीचे डाल दिया तो एक्रोसेंट्रिक, एंड इतना नीचे डाल दिया जिसमें वो एंड आ चुका तो दैट इज टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो 4 तरह के क्रोमोसोम्स है, 4 तरीके क्रोमोसोम्स। देयर इज 4 टाइप्स, दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये 4 तरीके के नाम हमको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। डीएनए का फुल फॉर्म दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। जस्ट अ मिनट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये वाला जो फुल फॉर्म है इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये एमसीक्यू बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आया है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग को अभी पता है कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, लैडर जैसा। पर किसने ये प्रपोज किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है? दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। तो ये मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है कि डीएनए किससे बना है? तो डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है, दैट इज एक न्यूक्लियोटाइड होता है, फिर शुगर होता है एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसमें भी प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स है। तो प्यूरिन्स दीज आर ए एंड जी, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन्स में सी एंड टी आता है, यूरेसिल नहीं आता है। कैन एनीबडी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यूरेसिल किस में आता है? डीएनए में नहीं आता तो किस में आता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म यू हैव टू नो, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या लिखा था आपने? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें लिखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, इसमें क्या लिखेंगे? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इसका फुल फॉर्म के साथ यू हैव टू नो। आरआरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, एंड इसका ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट है Mendel's principle of heredity. Now in this particular full flow chart there are 2 only concepts, that is monohybrid cross and dihybrid cross. एक क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड, दूसरा होता है डाइहाइब्रिड। इसमें आसानी से आपको 2-3 मार्क्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस, देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बनाने को प्रॉपरली आना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विद द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका सिर्फ आप रेशियो याद रखेंगे तो भी बढ़िया है, उसका एकदम फुल याद नहीं रखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बिकॉज उसमें 16 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं विच इज नॉट जनरली आस्क्ड। आपको सिर्फ ये मोनोहाइब्रिड अच्छे से कर लेना है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है,
जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है, ये रेशियोज हमें याद रखने हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 ये करना है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये जो मेंडल है इसने कौन सा प्लांट यूज किया था, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। तो मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था, वटाने का प्लांट यूज किया था, ये हमको याद रखना है, वटाने का प्लांट। अब देखो इसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव के एग्जांपल्स दिए, रोलिंग टंग, नॉन रोलिंग टंग। अब किसी का रोलिंग टंग होता है, किसी का नॉन रोलिंग टंग होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, फ्री ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब। मेरा फ्री ईयरलोब है, आप लोगों का क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अटैच्ड ईयरलोब इज रेसेसिव, फ्री ईयरलोब इज डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब क्या कि मेजॉरिटी लोगों के पास वो वाला फीचर होगा, इसलिए वो डोमिनेंट फीचर में आता है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हमेशा आपको कोई भी क्रॉस आप शुरू करो उसको आप डोमिनेंट एंड रेसेसिव में लिखेंगे, जैसे कि इसमें मैंने टॉल एज अ ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ यूज किया है, तो टॉल में कैपिटल टी आ जाएगा, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट फीचर इज एक्सप्रेस्ड एट कैपिटल। कोई भी लेटर का कैपिटल लिख दिया मतलब वो डोमिनेंट है, कोई भी लेटर का स्मॉल लिख दिया मतलब वो रेसेसिव है। तो इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये दोनों का आप क्रॉस करेंगे तो F1 में हेट्रोजाइगस मिल रहा है आपको F1 में, देखो ये F1 में हेट्रोजाइगस मिल रहा है। फिर F2 में क्या होता है, सेल्फिंग ऑफ F1 होता है, जिसमें ये दोनों का सेल्फिंग करेंगे तो लास्ट में आपको 3:1 का रेशियो मिलेगा, जिसमें ये टॉल 3 टॉल मिल गए और एक ड्वार्फ मिल गया, यानी फिनोटिपिक रेशियो से 3 टॉल एंड एक ड्वार्फ। पर अगर जीनोटिपिक देखें तो 1:2:1, ठीक है। ये देखो इसमें रेशियो ऑलरेडी है, इसको मार्क कर लीजिए 3:1, 1:2:1। फिर आ जाइए डायहाइब्रिड। अब बच्चों मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड नाम क्यों है? मोनो मतलब क्या कि उसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेट की बात हो रही है, कि अगर हाइट है तो हाइट एज अ ट्रेट यूज कर रहे हैं। पर अगर हम लोग डायहाइब्रिड यूज करते हैं तो उसमें दो तरीके के ट्रेट्स यूज करते हैं, जैसे कि इसमें राउंड एंड येलो। राउंड क्या है, इट इज द सीड शेप, एंड येलो क्या है, सीड कलर है। तो इसमें दो अलग अलग ट्रेट्स को एक ही क्रॉस में कंबाइन किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड। पर जब हमने मोनोहाइब्रिड देखा था तो उसमें एक ही ट्रेट की बात हो रही थी। सो मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड में ये डिफरेंस है, पूरा एक बार बनाने को आना चाहिए, डायहाइब्रिड आपको बनाने को नहीं आएगा, सिर्फ रेशियो याद करेंगे तो भी बढ़िया है। नेक्स्ट है व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसको मार्क कर लीजिए, डिजीजेस और डिसऑर्डर्स अकरिंग to abnormalities in chromosomes and mutations in gene are called as genetic disorders। बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स कब आएंगे, जब आपके क्रोमोसोम्स में, आपके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब कुछ ना कुछ क्रोमोसोम्स में लोचा हुआ है। अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पूछा है, एक्सरसाइज में देखेंगे तो भी इसके एग्जाम्पल्स आए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज 3 क्रोमोसोम्स इन द 21st क्रोमोसोम। हम सभी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पहले तो समझ लो क्रोमोसोम का, हम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 46 क्रोमोसोम रहता है कंपलसरी। 46 से अगर एक भी कम है या 46 से एक भी ज्यादा है तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता ही होता है। अब सबसे पहला एग्जांपल जो दिया है दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मतलब कि उसके अंदर 47 क्रोमोसोम है, 46 नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21 बिकॉज जो 21st क्रोमोसोम है उसमें 3 क्रोमोसोम बने हुए हैं। हम लोग के पास 46 क्रोमोसोम है, मतलब कितने पेयर्स हुए, 23 पेयर्स, राइट। सो ऐसे 23 पेयर्स जो लगाए हुए हैं उसमें 21st जो पेयर है उसमें पेयर में, अभी पेयर का मतलब क्या है कि सिर्फ 2 होना चाहिए ना, 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, पर इसके पास 2 नहीं है, उसके पास 3 है। तो 21st पोजिशन पे देयर आर 3 क्रोमोसोम्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21 और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम, जो आप बहुत कॉमनली देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर तो मतलब पिक्चर में भी आता है, अभी वो सितारे जमीन पर था उसमें डाउन सिंड्रोम था, तो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा, अपने सराउंडिंग में भी देखा रहेगा डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे मेजॉरिटी सब एक ही जैसे दिखते हैं और इसमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
देखो ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम? शॉर्ट हाइट, शॉर्ट वाइड नेक, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, स्कैंटी हेयर, सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम, ये सब. एंड इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 16 to 20 इयर्स रहता है. मतलब 20 साल की उम्र में उनका मतलब ज्यादा हेल्थ खराब हो जाता है, तो ज्यादा वो हम लोग जैसा नहीं जी पाते. तो दिस इज, देखो ये देयरफॉर दे हैव 47 क्रोमोसोम, 21st पेयर में इनके पास 3 क्रोमोसोम अवेलेबल है. नेक्स्ट ये तीनों जो है ना, फर्स्ट पेज जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तीनों ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसके ऊपर टेक्स्ट बुक में ज्यादा फोकस किया है. फर्स्ट वाज डाउन सिंड्रोम, सेकंड इज टर्नर सिंड्रोम. ये जो लिखा है ना उसके बाजू में, ये इंपॉर्टेंट है मैथ द फॉलोइंग के लिए. जिससे कि अगर डाउन सिंड्रोम बोलूं तो आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी 21. टर्नर सिंड्रोम बोलूं मतलब डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. मोनोसोमी मतलब क्या? अब उसके पास 47 था, ठीक है, इसके पास एक कम है, मतलब इसके पास कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 45 रहेगा. तो नेक्स्ट हेडिंग डालो टर्नर सिंड्रोम. टर्नर्स में क्या हो रहा है? इसके पास 45 क्रोमोसोम है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम के पास इट इज 44 प्लस XO. अब आप लोग चौंक गए रहेंगे, ये 44 XO का क्या है लॉजिक? या तो XX होना चाहिए या तो XY होना चाहिए, बिकॉज XX मतलब गर्ल एंड XY मतलब बॉय. अब ये XO करके क्या चीज है? XO का मतलब है कि इसके पास एक क्रोमोसोम जो होना चाहिए था वो मिसिंग है. ठीक है, उसके पास जो क्रोमोसोम X होना चाहिए था वो मिसिंग है. सो दैट इज व्हाई दीज आर वुमेन, दीज आर फीमेल्स. है वो फीमेल, पर इनके अंदर फीमेलनेस नहीं है, क्योंकि इनके पास 2 X क्रोमोसोम्स जो होने चाहिए थे जिससे वो फीमेल एक्चुअल बनती, वो नहीं है. तो इसके पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होने के कारण इन स्पाइट ऑफ दिस इज अ फीमेल, बट इट विल नॉट बी फुल्ली फीमेल. ये होते हैं स्टेराइल, यानी ये आगे जाके बच्चा नहीं दे सकते. इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो नॉट फुल्ली डेवलप्ड. इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो देखिए इसके सारे सिम्टम्स. देखिए ये वाली लाइन मार्क कर लीजिए. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 44 प्लस XX कंडीशन, दीज वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम. सच वुमेन आर स्टेराइल. स्टेराइल का मतलब है आज आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर सकते. एंड इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जैसे ओवरी, फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सब प्रॉपर्ली डेवलप नहीं रहते. ठीक है, तो ये मैथ द फॉलोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 44 प्लस XXY है. ये भी बहुत विचित्र कंडीशन है, बिकॉज अगर कोई नॉर्मल बॉय होता, नॉर्मल मेल होता, तो 44 प्लस XY होना चाहिए, बिकॉज या तो मेल के पास 44 प्लस XY होना चाहिए या तो फीमेल के पास 44 प्लस XX होना चाहिए. ये जो 44 प्लस XXY है, इसका क्या है? इसके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है. सो क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है? दीज आर बॉयज, ये है मेल्स, बट इनके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया है, यानी इनके पास टोटल 47 आ गया, और ये जो X क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है जो नीडेड नहीं है. सिर्फ इसके पास 44 प्लस XY होता तो वो नॉर्मल होता, नॉर्मल मेल, पर इसके पास XXY है, यानी 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम. एंड X क्रोमोसोम मतलब फीमेलनेस. सो दीज आर मेल्स विथ फीमेलनेस. सो इसलिए ये भले मेल है, इनका प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, बट इनके अंदर तो भी फेमिनाइन फीचर्स बहुत रहेंगे. सो दीज आर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. दिस डिसऑर्डर अराइजेस इन मेन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम. इनके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड. दीज आर ऑल्सो स्टेराइल. ये भी जो मेल है वो भी आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके जो स्पर्म्स होंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे, मतलब उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है. तो दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम.
नेक्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो क्या था, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। नेक्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अब ये जो है ना मोनोजेनिक है, उसमें आपको एग्जांपल्स याद रखना है। जैसे आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो मैथ द फॉलोइंग दिया हुआ है, सो यू शुड नो कि अगर मैं सिकल सेल एनीमिया बोलूं तो आप किस में डालोगे, पॉलीजेनिक में डालोगे, क्रोमोसोमल में डालोगे, मोनोजेनिक में डालोगे। सो ये डालेंगे आप इन द मोनोजेनिक। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म मतलब क्या, ये लोग फॉरेनर नहीं है, ये अपने वाले ही है, पर इनका जो पिगमेंट है ना, पिगमेंटेशन दैट इज लॉस्ट। हम सभी का स्किन कलर, हेयर कलर है, राइट? किसी का डायरेक्टली सफेद या स्किन भी सफेद होना, दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एल्बिनिज्म, जो अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर है। इनके अंदर मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट होता है, हम लोग सभी के पास स्किन कलर जो नेचुरल है, हेयर कलर नेचुरल है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि इनके अंदर मेलेनिन नहीं बन पा रहा है। सो एवरीथिंग इज वेरी कलरलेस व्हाइट। तो हमको लगता है ये फॉरेनर है, पर फॉरेनर नहीं है। इनके आईलैशेस आप देखोगे वो भी व्हाइट है, इनके जो बाल है वो भी व्हाइट है, इनका जो स्किन है वो भी एकदम व्हाइट है। सो दीज आर, इवन रेटिना, जो हमारा रेटिना रहता है, आईज रहती है, उसमें भी कलर रहता है, तो उनके पूरे स्किन में, पूरे बॉडी में कलर नहीं है। सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो अ मोनोजेनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर मतलब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है उसके अंदर ये हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है। अब सबको लगता है कि डीएनए तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी थोड़ा सा पोर्शन ऑफ डीएनए रहता है। तो अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, जिसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बिकॉज मैथ द फॉलोइंग में है ये एग्जाम्पल, लेबर, हेरिडिटी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये एग्जाम्पल है ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। नेक्स्ट इज पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर। पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, ओबेसिटी, अस्थमा, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, यानी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीजेनिक? पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर ओबेसिटी एग्जांपल ले ले, अगर आप मोटे हो रहे हो तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। इसमें स्लीप इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, आप क्या खाना खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है फॉर डूइंग दैट थिंग, इसका मतलब है पॉलीजेनिक। डायबिटीज अगेन अ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। ये सारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, इंसोम्निया अगेन अ पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें सिर्फ अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका कारण ये नहीं है कि आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो, इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आप ज्यादा मतलब मन में शांति नहीं रख रहे हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, तो उसमें भी नींद नहीं आती है, राइट? तो ये सारे कारण है जिससे वो पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है। सो दीज पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत सारे कारण है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर भी खाली आप तला हुआ नहीं बंद कर दोगे तो थोड़ी होगा, बहुत सारे कारण है। देखो ये रहा ब्रीफ, अभी इसमें डाउन सिंड्रोम को तो मार्क कर ही लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैथ द फॉलोइंग है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैथ द फॉलोइंग में प्रॉपरली आना चाहिए आपको कि डायबिटीज क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर क्या है, एल्बिनिज्म क्या है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इजी दीज आर, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो मेजॉरिटी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कवर। एंड इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा दिया, ऐसे नहीं कि खाली मैंने आईएमपी क्वेश्चंस लिए हैं। सो अगर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो तो उसका भी भला हो जाएगा, बिकॉज ये पूरे चैप्टर का रिकैप हमने इस वीडियो में किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। एंड सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि किसने पूरा वीडियो देखा और किसने स्किप करके वीडियो देखा। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द थर्ड चैप्टर। सो टिल देन बाय।